गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने एक पॉइंट रख किया था हमें चैप्टर में, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। अब ये डीके क्या होता है ये पहले टाइटल लिख लेते हैं। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। डीके को डिसइंटीग्रेट भी कहा जाता है, ये उसका और नेम है, सब टाइटल है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके पढ़ने से पहले हमें यह समझना है कि डीके क्या होता है ना। या डीके एटम स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। मतलब आपको पता है कि बोर ऑर्बिट में आपने देखा कि एटम में हर इलेक्ट्रॉन का फिक्स अपना अपना स्टेट होता है ना। ग्राउंड स्टेट होता है, एक्साइटेशन स्टेट होता है, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एंट्री करता है, जंप करता है, कभी वो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी करता है, कभी वो रिलीजन ऑफ एनर्जी करता है ना। तो इसी प्रोसेस के दौरान वो एटम अपनी स्टेबिलिटी अचीव करता है। बट कभी कभी किसी एलिमेंट के कभी भी कोई भी एटम अगर अनस्टेबल हो जाए मतलब ये जो स्टेट्स फिक्स होना, इलेक्ट्रॉन का फिक्स रहना, कॉन्फ़िगरेशंस फिक्स होना, ये जब स्ट्रक्चरिंग का डिस्ट्रॉय हो जाता है एटम का, दैट इज़ कॉल्ड डीके। मतलब इसे कहते हैं डिसइंटीग्रेट होना या फिर डीके बनना। मतलब कोई भी एटम अगर अनस्टेबल हो गया तो दैट इज़ कॉल्ड डीके। ओके। और दूसरी बात यह कि डीके कब बनेगा, कौन सी सिचुएशन में वो डीके बनेगा, ये तो रैंडमली है भाई, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि इस टाइम में, इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में वो कोई भी एटम अगर डीके बनता है, एलिमेंट डीके बनता है, ये कोई भी नहीं कह सकता, ये कोई नहीं बता सकता। तो अप्रोक्सीमेटली इस थ्योरी को बताया गया। अगर हम एक एलिमेंट का एक आधा आइटम लेते हैं तो उस पर हम इसको एक्सपेरिमेंट नहीं करके देख सकते, है ना। एक्सपेरिमेंट नहीं करके देख सकते, एक आइटम से या फिर एक एलिमेंट के ऊपर ये थ्योरी नहीं लगा सकते। बहुत सारे साइंटिस्ट ने पूरा ऑब्जर्वेशन किया, बहुत सालों तक किया। एक आध आइटम ऐसा है कि उसको डीके होने के लिए सालों साल लग सकते हैं, हम बूढ़े भी हो जाए लेकिन वो डीके नहीं बनेगा। और कुछ आइटम्स ऐसे होते कि झट से डीके बन जाते हैं, है ना। वो अचानक से रैंडमली बनता था, इंसिडेंटली हो जाता है ना। तो मतलब ये जो रेडियो एक्टिविटी है, इसकी रेडियो एक्टिव डीके बनना मतलब वह डीके बनने के बाद वो रेडिएशंस करते हैं। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल फिक्स होता है। जब अगर ये उसका स्टेट लेवल का जो स्ट्रक्चर बना था वो अगर डिस्ट्रॉय हो जाए तो उसमें से रेडिएशंस बाहर आएंगे, है ना, और वो डीके बन जाएंगे। इसलिए इसे रेडियो एक्टिव डीके ऐसा बोला है ना। तो ये जो रेडियो एक्टिविटी ऑफ दैट एटम्स है, इट इज़ अ रैंडम प्रोसेस, है ना। क्या है ये रेडियो एक्टिविटी जो प्रोसेस है वो रैंडम प्रोसेस है, वो कभी भी हो सकती है। हम इसे कोई भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। इवन अ पार्टिकल, जो भी पार्टिकल है, पर्टिकुलर न्यूक्लियर है, किसी भी न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होना, ये कैन डीके बन सकता है एट एनी टाइम। अब ये टाइम बिटवीन t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक कोई भी हो सकता है। इसके बीच में रैंडमली वो कभी भी डीके बन सकता है न्यूक्लियस, है ना। इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट, इसको प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता कि न्यूक्लियस कब डीके बनेगा। इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट। ओके। इसीलिए हम कोई सिचुएशन नहीं बता सकते, कंडीशन नहीं बता सकते। अब इसके ऊपर जो स्टडी किया वो रदरफोर्ड ने किया एंड सॉडी, इन्होंने कंडक्ट किया एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी। ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट। बहुत सारे एलिमेंट पर उन्होंने
एलिमेंट के न्यूक्लियस पर, ऐसा बोलेंगे, न्यूक्लाई पर, बहुत सारे न्यूक्लाई पर, न्यूक्लाई इज ए प्लूरल फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस। ओके, तो ये न्यूक्लियस एलिमेंट के हर अलग अलग डिफरेंट टाइप के एलिमेंट के न्यूक्लियस पर उन्होंने रदरफोर्ड और सॉडी ने कंडक्ट किया एक्सपेरिमेंट टेस्ट। हर बार एक्सपेरिमेंट अलग अलग रैंडम तरीके से करके देखा गया और उन्होंने एक स्टैटिस्टिकल लॉ लॉन्च किया। स्टैटिस्टिकल लॉ, स्टैटिस्टिकल लॉ मतलब जिसमें कुछ रेट हो, है ना, न्यूमेरिकल की तरफ स्टैटिस्टिक्स इंफॉर्मेशन देता हूँ। जो इन्होंने जो लॉ बताया, द स्टेटमेंट इज दैट, देखो, व्हेन देयर इज ए लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लाई, दैट टाइम, अब स्टेटमेंट का मेन स्टेटमेंट तैयार शुरू होता है, रेट ऑफ डीके, इसी को डिसइंटीग्रेट भी कहा जा सकता है, डिसइंटीग्रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन सैंपल। इट इज स्टेटमेंट, इसको ऐसा भी कहा जा सकता है, व्हेन लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, दैट टाइम rate of decay is directly proportional to number of nuclei in sample। ये है उसका मेन स्टेटमेंट। ओके, मतलब क्या, अभी उसको समझ के लेते हैं हम। क्या कहा है कि व्हेन लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियस, आपको समझो एक कटोरे में बहुत सारे न्यूक्लियस दिए, बहुत सारे न्यूक्लियस, इट इज ए सैंपल ऑफ न्यूक्लियस। ओके, एक एक्सपेरिमेंट के लिए इतना पूरा सैंपल दे दिए। अब इन पूरे न्यूक्लियस में व्हेन लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियस, आपके पास इतने लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियस दिए, तो इसमें से जो भी कुछ डीके होने वाले हैं, इसमें से सब न्यूक्लियस तो डीके नहीं होंगे, कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे, होगे कि नहीं होगी वो भी फिक्स नहीं, बिकॉज इट इज़ अ रैंडम प्रोसेस। समझो, कंसिडर करते कि इसमें से कुछ डीके बन गए, डीके बन गए, वो जो डीके बनने वाले न्यूक्लियस है उसका रेट ऑफ डीके, रेट ऑफ डीके मतलब जो न्यूक्लियस बनने का रेट है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोलेंगे हम। रेट मतलब क्या है, उस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उसको डिवाइड करेंगे। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन सैंपल, मतलब जितना बड़ा सैंपल होगा उतना रेट ऑफ डीके ज़्यादा होगा। ओके, पहले रेट ऑफ डीके समझ लेते हैं। व्हाट इज़ द रेट ऑफ डीके? रेट ऑफ डीके किसी भी, हमने जैसे कि रेट ऑफ वेलोसिटी बोलते हैं, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना, कि कौन से टाइम में कितना उसका चेंज हो रहा है, वैसे ही डीके बनने का जो रेट है कि एवरी सेकंड में कितने डीके बन रहा है, दैट इज द रेट ऑफ डीके, है ना। इसको काउंट करना है तो कैसे करोगे, समझो, डी एन इतने न्यूक्लियस डीके बन गए, न्यूक्लियाई डीके बन गए, ओके, और इन टाइम dt में, इतने टाइम में वो बन गए, तो दैट टाइम रेट ऑफ जो डीके है वो होगा नंबर ऑफ न्यूक्लियेटेड डीके अपॉन टाइम, ये होगा रेट ऑफ डीके। इसको हम इसी तरह से बोल सकते हैं, रेट ऑफ डीके जो डी एन अपॉन डी टी, मतलब यन क्या है, इट इज़ अ डी के न्यूक्ली, ऐसे न्यूक्लियस जो न्यूक्लियस डी के बन गए, इट इज़ अ डी एन, कितने टाइम में बन गए, डी एन टाइम में बन गए, इट इज़ अ रेट ऑफ डी के। ओके, अब इसको निगेटिव साइन से इंडिकेट किया जाता है, वाई, बिकॉज मैंने आपको एक कटोरे में भर के इतने सारे न्यूक्लियस दिए थे, ये जो टोटल इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस था ये यन नॉट था, इसमें से कुछ यन माइनस हो जाएंगे, बराबर माइनस हो जाएंगे, इसी की वजह से यहाँ पर माइनस है, मतलब ये जो नंबर ऑफ डीके है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस है, वो डिक्रीज होते जाएंगे।
देयरफॉर ये जो है ना, ये इंडिकेट करता है कि टोटल सैंपल नंबर ऑफ एटम्स इज डिक्रीज, न्यूक्लियस इज डिक्रीज। ओके, देयरफॉर यहाँ पर निगेटिव साइन लिखा होता है। अब लॉ के हिसाब से जैसे कि हमारा स्टेटमेंट क्या था, स्टेटमेंट ये था, ये वाला, कि व्हेन लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्ली इज रेट ऑफ डीके, रेट ऑफ डीके अभी हमें फॉर्मूला यूज़ किया, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ डीके मतलब माइनस डी एन अपॉन डी टी, इट इज रेट ऑफ डीके, is directly proportional to number of nuclei in sample। मतलब क्या रे, नंबर ऑफ न्यूक्लियस सैंपल इज n, इसी को कहेंगे लॉ का इक्वेशन। बराबर है। इनिशियल सैंपल को n नॉट से भी डिनोट कर सकते हैं, जो भी है ना। और इसके बीच में आपको हमेशा की तरह पता होता है कि यह प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। यहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है वो होता है लैम्बडा एन। ओके, लैम्बडा एक कोई वेवलेंथ नहीं है, यहाँ पर कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, यहाँ पर लैम्बडा ये अल्फ़ाबेट यूज़ किया जाता है। और देयरफॉर लैम्बडा इज इक्वल टू डी के कांस्टेंट, इसे कहा जाता है डी के कांस्टेंट। इसका दूसरा नाम भी है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, और दूसरा रेडियो एक्टिव कांस्टेंट भी बोला जाता है इसको। ओके, और ये लो लैम्बडा है। अब कांस्टेंट तो आप बोलोगे इसका वैल्यू क्या है, लैम्बडा का वैल्यू हर एलिमेंट के न्यूक्लियस के लिए अलग अलग होता है। इट इज डिपेंड ऑन चॉइस ऑफ एलिमेंट। मतलब अगर न्यूक्लियस हाइड्रोजन के ले रहे हो तो उसके लिए लैम्बडा का वैल्यू अलग होगा, एल्यूमिनियम के लिए ले हो तो उसका कुछ अलग होगा, है ना। बिस्मथ का ले रहे हो तो कुछ अलग होगा, आइसोटोप्स ले रहे हो तो उसका अलग होगा। मतलब इट इज़ डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ एलिमेंट, आप कौन सा एलिमेंट ले रहे हो उस पर ये डिपेंड है। ओके, अब इसका आगे का थोड़ा सा डेरिवेशन जो है थोड़ा सा नया है आपके लिए। आपका इक्वेशन मिला डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू लैम्बडा एन। ओके, इट इज ए नंबर ऑफ न्यूक्ली जो अनडीके हुआ है। ओके, एंड लैम्बडा इज ए डी के कांस्टेंट। ओके, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, अब देखो, कंसिडर करते हैं कि इसको इंटीग्रेट करेंगे इस तरह से। अब इसे लिखते समय इसको इधर भी लिखा जा सकता है, इस माइनस साइन को इधर लिया जा सकता है। यहाँ पर क्या किया, डी एन, इस एन को इधर लाया और माइनस साइन इधर चला गया, लैम्बडा टी, डी टी बोलेंगे। ओके, ये इक्वेशन। देन इसको इंटीग्रेट किया गया, इंटीग्रेट किया एन को कहाँ से कहाँ तक और इसको कहाँ से कहाँ तक। मैंने ये बताया कि एक कटोरे में जो न्यूक्लियस है इनिशियल, इसको एन नॉट कहेंगे और एन इज ए डीके बनने वाले न्यूक्लियस, बराबर। तो न्यूक्लियस समझो यहाँ पर इसका वैल्यू 100 है, 100 न्यूक्लियस है टोटल न्यूक्लियस, इसमें से 10 बन गए एन, मतलब डीके बन गए। डीके बनने का रेट धीरे धीरे टाइम जैसे जैसे बढ़ता चला गया वो डीके बनते चले गए। कहाँ से कहाँ तक होगा, एन से एन नॉट तक हो जाएगा लिमिट। मतलब एन नॉट से एन तक उसका लिमिट होगा, बराबर है। और इसका जब 100% अनडीके थे, वो 100 थे स्टार्टिंग में, दैट टाइम टी इज इक्वल टू 0 था, 0 टाइम में 100% ये था, बराबर है। बट टी जब टाइम बन गया, टोटल टी हो गया, कुछ टाइम बीत गया, उसके बाद इतने जो है ये अनडीके रह गए और ये छोड़ के बाकी सब डीके बन गए। मतलब लिमिट कैसा है, निगेटिव की तरफ, ज़्यादा से नाम, मतलब एन नॉट से लेकर एन तक ये टोटल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियस जो अनडीके है
उसका ये लिमिट होगा। समझ में आई बात? पहले 100 था, ये 10 बन गए तो ये 90 बन गया। अगर ये 20 बन गए तो ये 80 बन गया, है ना। 100 से 80 मतलब 100 था n नॉट और ये बन गया n। तो यहाँ से यहाँ तक का लिमिट, यही लिमिट हमने लगाया। जब t स्टार्ट होना था दैट टाइम पूरे 100 थे, और जब t टाइम हो गया दैट टाइम ये 80 बन गए। तो दैट इज़ अ लिमिट 0 to t। ओके, मतलब t दे जब 0 था देन n नॉट न्यूक्लियस थे, और t जब t बन गया तो n बन गया टोटल एलिमेंट, टोटल न्यूक्लियस था। ये रफ वर्क है। ओके, हम इक्वेशन की तरफ जा रहे थे। देखो यहाँ पर अब इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ पर लॉगरिथम का रूल लागू पड़ता है। आप पढ़े हो नहीं पढ़े हो मुझे पता नहीं, आप मैथ्स में पढ़ जाओगे इसको। इसे हम लॉग पे फॉर्म में लिख सकते हैं, लॉग n, और इसका लिमिट भी लिख सकते हैं n नॉट और n इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा, ये तो कांस्टेंट है, और t का जो लिमिट है 0 to t लिख सकते हो, बराबर। इसको एक बार हायर लिमिट और एक बार माइनस लिमिट है, उसको सब्सट्रैक्शन करते हैं हम, जैसे कि log n माइनस log n नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा t माइनस 0, एक बार हायर लिमिट माइनस एक बार लोअर लिमिट। तो लैम्बडा t रहेगा 0, तो कुछ वैल्यू है ही नहीं है। तो इक्वेशन क्या मिला? अब इसको ये देखो, हमने लॉग के कुछ फॉर्मूले देखे थे, log n माइनस log n नॉट कैप करते हैं 2 नंबर का। जब log m अपॉन n होता है दैट टाइम हम इसे log m माइनस log n करते हैं, बस सेम वही है। तो इसी को हम log के फॉर्म में n अपॉन n नॉट लिख सकते हैं, उसका इन्वर्स इज इक्वल टू लैम्बडा t। ये जो इक्वेशन मिला इट इज़ ए लॉगरिथमिक फॉर्म। ओके, और अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म लाना है, ये अलग फॉर्म है, इससे पहले आपने कभी पढ़ा हो नहीं होगा। इसी को अलग लॉगरिथम जैसे होता है वैसे एक्सपोनेंशियल भी फॉर्म होता है। इसी को log n अपॉन n नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। अगर इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म करना है तो इसे n इज इक्वल टू n नॉट, इसको इधर ले जाएंगे और log की जगह e इसका पावर लैम्बडा t करेंगे। इसका फॉर्मूला कैसे है देखो, जब log y इज इक्वल टू x होता है, ये लॉग फॉर्म है, इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म करना है तो y इज इक्वल टू ई का पावर x होता है। ई इज एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, इसका एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है, और यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पर यूज़ किया। जैसे log ये है बराबर, और ई कांस्टेंट रख के वही इसको पावर के फॉर्म में लिखा, यही रखा, इस n को बाद में इधर शिफ्ट कर दिया और ई रख के यही पावर के फॉर्म में लिखा। ओके, तो इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, अब यहाँ तक ये और ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। आप दोनों में से किसी भी एक का यूज़ कर सकते हो, है ना, लेकिन थ्योरी के लिए लिखना है तो दोनों लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसी लॉ को हम थोड़ा सा ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। अब ग्राफ जो तैयार करेंगे n वर्सेस t का करेंगे, मतलब नंबर ऑफ टोटल न्यूक्लियस कितने बढ़ेंगे कितने कम होंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यहाँ पर t टाइम डिनोट करेंगे और यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूक्लियस करेंगे। नंबर ऑफ न्यूक्लियस कौन से, जो डीके होने के बाद बचे हैं वो। ओके, उसका वैल्यू स्टार्टिंग में या नॉट इतने थे, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस टोटल थे, तो दैट टाइम ये जो टाइम था वो भी 0 था। अब यहाँ से ग्राफ शुरू होता है तो धीरे 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 वो ग्राफ इस तरह से जाता है, और इधर ये 0 कब बनेगा, इन्फिनिटी तक बनेगा। मतलब टाइम जब इन्फिनिटी तक जाएगा तब टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस डी के बन जाएंगे।
ओके मतलब नंबर ऑफ ये N0 ये इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस थे, धीरे 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 कम होते जा रहे हैं बिकॉज उसमें से डीके बन के वापस माइनस हो रहे हैं। तो दैट टाइम ये नंबर ऑफ जो न्यूक्लियस है जो कटोरे में है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं यहाँ तक आए। बट जीरो कब बनेंगे? इन्फिनिटी टाइम तक बनेंगे। मैंने बोला था t=0 से लेकर t=इन्फिनिटी तक ये प्रोसेस चलते रहेगा, ये रैंडम प्रोसेस है, इसलिए इन्फिनिटी तक ये ज़ीरो बनेंगे, धीरे धीरे एक एक डीके बनते जाएंगे। ओके तो यहाँ तक ये थ्योरी ख़त्म होता है। आपको शॉर्ट नोट में आ सकता है डीके कांस्टेंट। व्हाट इज डीके कांस्टेंट? डीके कांस्टेंट को लैम्बडा से डिनोट किया था हमने, ये क्वेश्चन है शॉर्ट नोट के लिए। अब ये जो होता है हमने अभी इक्वेशन लिया था N0E और ये लैम्बडा टी, ये हमारा इक्वेशन है लॉ का, बराबर। अगर हमने t = 1/λ पुट किया, इट इज़ ए रेसिप्रोकल होता है, ये रेसिप्रोकल होता है। लैम्बडा इज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम। बिकॉज हमने देखो यहाँ पर देखो, इससे पहले जो हमने लाया था ये वाला टाइम का रेसिप्रोकल है, माइनस है ना। तो आपको ये शॉर्ट नोट में सिर्फ इतना लर्न कर दो। अगर आपको नहीं समझा है पता नहीं, बिकॉज इसको बताने के लिए बहुत बड़ा थ्योरी बताना जरूरी है, इतने शॉर्ट टाइम में कम समय में ये नहीं होगा। ओके तो इट इज़ ए रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम इन विच द नंबर ऑफ न्यूक्लाई लेफ्ट अनडीके आर 36.8% ऑफ इनिशियल नंबर। मतलब क्या? उस टाइम का रेसिप्रोकल है जहाँ पर न्यूक्लियस जो अनडीके है, बचे हैं, वो कितने हैं? 36.8% ऑफ इनिशियल नंबर। स्टार्टिंग में जितने डीके थे कटोरे में उसमें से 36.8 अनडीके है, मतलब डीके होने के हैं। दैट टाइम का रेसिप्रोकल दैट इज लैम्बडा। ओके इसको अगर ऑब्टेन करना है तो देखो यहाँ पर 1/λ अगर हमने यहाँ पर पुट कर दिया तो n = N0E, यहाँ पर -1/λ, तो लैम्बडा कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर N0E का पावर -1 होता है। इसे हम 1/E ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर हम एक्सपोनेंशियल का वैल्यू पुट करके निकालते हैं तो N0 × 0.368 ये आंसर आता है। इसी पर से इसको परसेंटेज फॉर्म में लिखा तो हम कह सकते हैं कि इतने अनडीके रह गए, बाकी सब डीके बन गए। तो डीके कितने बन गए? इतने परसेंटेज 63.2 इतने न्यूक्लियर डीके बन के चले गए और बच गए इतने। ओके इट इज ए डीके कांस्टेंट। ओके अब आपको समझा नहीं समझा पता नहीं, लेकिन ये थ्योरी जो है बहुत लंबी थ्योरी है, ये समझने के लिए इतने कम में समझने वाली नहीं है। बिकॉज आपको इतना पता होना चाहिए बस मेन, इट इज़ ए रैंडम प्रोसेस, इट इज़ ए स्टेटमेंट एंड इट्स डेरिवेशन एंड इट इज़ ए लॉगरिथम फॉर्म, इट इज़ ए एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके एंड इट इज़ ग्राफ। यहाँ तक का बहुत इंपॉर्टेंट है। डीके कांस्टेंट शॉर्ट नोट में आ सकता है बट वेरी रेयर आया है। ओके इसलिए इसका टेंशन नहीं लेना, मेन थ्योरी आप कर लो। ओके बाय। इसका हाफ साइकिल और 1 साइकिल हम रिवीजन सेशन में देखने वाले हैं। ओके बाय।